जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स में अभी हम लोग त्रिभुज को पढ़ रहे हैं और यह एनसीईआरटी बुक को अगर आप देखते हैं तो त्रिभुज आपका यह छठा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 16.1 को हम लोग बना चुके थे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें त्रिभुजों की समरूपता के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका यह प्रमेय 6.1 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। और फिर इसके बाद प्रमेय 6.2 तक हम लोग सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर जो इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 6.2, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोग ये लिख सकते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण उसके बराबर हो। इसको हम डिटेल में अभी बता रहे हैं आपको। और फिर क्या कहता है दूसरा नंबर, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो वैसे त्रिभुज जो होते हैं आपका समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये मान लिया जाए कि दो त्रिभुज हैं आपका, ये आपका दो त्रिभुज है। एक आपका ABC है, AB और C है, और यहाँ पर आपका DEF दूसरा त्रिभुज है। अब क्या है कि कहता है कि इस दोनों को हम लोग समरूप तभी कह सकते हैं जबकि उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे मान लिया जाए कि कोण A जो है इसका कोण D के बराबर है, कोण B जो है आपका कोण E के बराबर है, और कोण C जो है आपका, यहाँ C देख रहे हैं, कोण F के बराबर है। और इसके बावजूद क्या कहता है, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब कि इसकी भुजा AB और इसकी भुजा DE का जो अनुपात होगा, उसके बाद BC बाय हम लोग EF लिखेंगे, और इसके बाद DF इक्वल टू DF बाय AC। यह तीनों भुजाओं का अनुपात जो है आपका बराबर होगा। जब भी इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसा नंबर आएगा जो तीनों के लिए आपका बराबर होगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको समान अनुपात या समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A के करस्पॉन्डिंग में एंगल D है आपका। एंगल A का संगत है एंगल D, एंगल B का संगत जो है आपका एंगल E है, और एंगल C का जो संगत है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल F है। तो इसलिए इस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। और ये त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF हो जाएगा। और यहाँ जो ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, समरूप या सिमिलर। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, समरूप पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिमिलर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर त्रिभुज ABC आपका समरूप हम ऐसे लिख दें, त्रिभुज जैसे E को हम पहले लिख दें और D को हम बाद में लिख दें और EF को अंतिम में लिख दें, तो ये जो लिखने का नियम है ये नियम गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यों यह गलत हो जाता है। क्योंकि A का संगत D है, तो पहले A आया तो पहले यहाँ पर D आना चाहिए। फिर B का संगत आपका E है, तो यहाँ दूसरे पोजीशन पे B आया तो यहाँ दूसरे पोजीशन पे आपका E आना चाहिए, जबकि यहाँ पर D लिख दिए हैं। अब तीसरे पोजीशन पर C जो है संगत है F का, तो C के लिए हमारा यहाँ F जो कि सही आया हुआ है,
सी का संगत यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ए और बी का संगत नहीं है। यहाँ पर अगर डी रहता, यहाँ पर ई रहता तो हम इसको सही कहते। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर हम त्रिभुज बी सी ए लिखें, क्या लिखें, बी सी ए, तो पहले हम बी लिखें तो बी का संगत ई है, तो यहाँ पर कोण ई को पहले लिखेंगे। अब देखिए सी का संगत जो है आपका एफ है, तो यहाँ एफ लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ई एफ, और ए का संगत में डी है तो डी लिखेंगे। तो अगर इस तरह से संगत कोण को हम लिखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, तो इसको हम लोग समरूप कह सकते हैं, और लिखने का यही तरीका होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों ट्रेंगल है, ये दोनों ट्रेंगल का संगत कोण बराबर होना चाहिए। इसी को इंग्लिश में हम लोग इक्वी एंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर कहते हैं, यानी एंगल जो है इसका बराबर होना चाहिए। और इसके बावजूद भी आपको हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में हम लोग इसको समान कोणिक त्रिभुज भी कहते हैं, त्रिभुज कहेंगे, और ये आपका ट्रेंगल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, तो इससे रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड एक रिजल्ट हमारा दिया, एक प्रमेय को हमारा दिया गया, जो कि प्रमेय 6.1 हम अपने बुक में पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यही आपका प्रमेय 6.1 है, और इस प्रमेय को देने वाले यूनानी गणितज्ञ थे, जो कि थेल्स उनका नाम था। उन्होंने ही इस थ्योरम के बारे में सबसे पहले बताया, इसीलिए इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और यहाँ आपका एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें इस क्रियाकलाप की मदद से आपको यह जो है इसका कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैं समझाने जा ही रहा हूँ, अब हम लोग इसको आगे प्रूफ करेंगे। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों, इसको अपने कॉपी में आप लोग ज़रूर लिख लेंगे, है ना, कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। कभी कभी होता क्या है कि इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे देगा, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखें एवं इसको प्रमाणित करें। तो इसलिए इसके कथन को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसको जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत लिख लेंगे आप, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसका दो नाम हो गया, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखिए और इसको प्रूफ कीजिए, या प्रमेय का स्टेटमेंट आपको दे देगा तो उसको आपको प्रूफ करना होगा। तो यानी कि यह तीन तरीके से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को, इस थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको तीन बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, 1, 2 और 3 बात। वो तीन बात कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग जान रहे हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई जानते हैं, इसको आप लोग को जानना है। अब जैसे देख लीजिए, ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका ABC एक त्रिभुज हो गया, इसका आधार BC हो गया और इसका ऊंचाई जो हो गया आपका AD हो गया। तो इसका क्षेत्रफल जो है हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, AR लिखते हैं।
जिसको हम लोग एरिया पढ़ते हैं। और किसका एरिया निकालना है? ABC का। तो त्रिभुज ABC यहाँ लिख देंगे और यही शॉर्ट में डिनोट हो गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। इसका आधार आपका BC हो गया और ऊंचाई जो है आपका AD हो गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। पहला चीज़ हमको ये याद रखना है। अब देखिए कभी कभी आपको क्या होगा कि ऐसा त्रिभुज मिल जाएगा, इस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि न्यून कोण त्रिभुज था तो इसमें ऊंचाई जो है हम A से लेकर D तक खींच दिए तो इसकी ऊंचाई इसके अंदर में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ से इस त्रिभुज की ऊंचाई को मापा जाए तो इसका जो लंब होता है ये बाहर चला जाता है और इसका क्षेत्रफल जब हम लोग को निकालना होता है PQR का क्षेत्रफल, जैसे एरिया लिखेंगे PQR लिखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस 1/2 गुना आधार इसका QR हो गया और ऊंचाई जो है PD है ना, यहाँ से P और D, तो ऊंचाई जो है आप ले लेंगे PD। तो ध्यान रखिएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई का जो लंब है यह त्रिभुज के एरिया से जो है बाहर भी हो सकता है, जैसे ये बाहर है, और इसके अंदर भी हो सकता है, जैसे ये इसके अंदर है। तो ये एक बात हम लोग को याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर के बीच, मान लीजिए ये दो समांतर रेखा है, इस पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, ये A, B और C एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है आपका A, C और D बन रहा है। देख रहे हैं कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? A, B, C बन रहा है। देख रहे हैं ये आपका ABC एक त्रिभुज है और उसके बाद एक त्रिभुज बन रहा है ACD बन रहा है, ACD बन रहा है। तो यहाँ पर क्लास 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार एवं एक ही समांतर के बीच स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल हो गया आपका, यानी कि यह जो क्षेत्रफल हो गया इसको भी लेकर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस रिजल्ट का हम लोग इसमें यूज करेंगे। इसमें जो हमको तीसरा बात ध्यान में रखना है, तो तीसरा बात बहुत आसान सा, बहुत छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर A = B है तो दोनों साइड हम चाहे तो किसी भी नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों साइड चाहे तो किसी भी नंबर से हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहें कि दोनों साइड हम कोई भी नंबर जो है माइनस भी कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस हो गया। तो ये अलजेब्रिक मेथड हो गया। अलजेब्रा में इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस छोटी बात को अगर आप ठीक तरह से समझ गए हैं तो यहाँ पर आपको थेल्स प्रमेय को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं कि यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कि हम क्या किए कि यह ABC है आपका, A, B और C है। BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मान लिया जाए कि ये D बिंदु पर प्रतिच्छेद किया और ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो अन्य दो भुजाएं, तो ये जो भुजा है और ये भी जो भुजा है आपका, ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का मतलब कि AD/DB = AE/EC। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं, नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC है ना, जिसमें DE एक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, लिखिए प्रतिच्छेदी रेखा
जो कि BC के समांतर है, BC के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC आपका, यही चीज़ आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रचना लेते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि D से AE पर एक लंब डालते हैं और E से AD पर एक हम लोग लंब डालते हैं, और उसके बाद BE को हम लोग मिला देते हैं और DC को भी हम लोग मिला देते हैं। तो इसको लिख लेंगे कि D तथा E से, D से हम लोग कहाँ पर, D से हम लोग AE पर, तो AE तथा और E से हम लोग जो है AD पर क्रमशः क्या किए, लंब डाल दिए, लंब डाला गया। ओके, तथा BE और किसको, और DC को मिला दिए इसको। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ADE बन रहा है। तो त्रिभुज ADE का जो है हम लोग निकालते हैं एरिया, ADE का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए AD इसका बेस हो गया, एरिया जो होता है 1/2 गुना आधार, तो यह आपका AD हो गया। और इसकी ऊंचाई जो है, यहाँ E से लंब डाले हैं तो ये हम P मान लेते हैं यहाँ इसको, और इसको Q मान लेते हैं, तो EP हो गया आपका, ये क्या हो गया, EP हो गया। और इसके बाद हम लोग एरिया निकाल लेते हैं त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज, ये हम लोग लेते हैं DB और E, DB और E को लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो DBE है, यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। देख रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज का लंब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर, जो कि हम लोग अभी तुरंत हम आपको समझाए थे कि अधिक कोण त्रिभुज का जो है, यह जो लंब होता है, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, तो इसका जो लंब होता है ये बाहर चला आता है आपका, यही लंब हो गया। तो यहाँ पर ये इसका लंब हो गया इस त्रिभुज का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/2 गुना आधार हो गया आपका DB हो गया, और गुना ऊंचाई जो हो गया EP हो गया। क्लियर है। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में जो है, या 1 में भी या 2 में है ना, 1 से भाग देने पर क्या कर देते हैं, भाग देने पर तो हम 2 को लेते हैं। तो 2 हमारा क्या है, यही है, एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE जो है, अब बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, और इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 1/2 इंटू DB इंटू EP है, और इसका जो वैल्यू है 1/2 इंटू AD और इंटू क्या है आपका EP है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाफ हाफ कट गया और EP कट गया आपका। तो 2 में हम 1 से भाग दे चुके हैं, और ये हमको मिल गया DB बटा AD मिल गया। ठीक ना। इस समीकरण को हम लोग 3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इधर से देखते हैं, हम लोग निकालते हैं ADE का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये लंब लेके निकालेंगे और बेस इसका ये मानेंगे, आधार इसका यह मानेंगे।
तो इस स्थिति में देखिए इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE बराबर, अब लिख सकते हैं 1/2, और आधार हम AE को ले लिए, और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा आपका PE हो, AE हो तो DQ हो जाएगा इसका ऊंचाई। और उसके बाद इसी के साइड जो है एक त्रिभुज आपका बन रहा है, कौन सा, DE और C बन रहा है। तो एरिया ऑफ हम लोग निकाल लेते हैं, DE और C का एरिया निकालते हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार हमारा क्या हो गया, EC हो गया, EC और गुना ऊंचाई जो है इसका जो ऊंचाई हो जाएगा यह DQ हो जाएगा। सेम पोजीशन आपका इसी के तरह का है, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज है, इसका जो ऊंचाई होगा ये बाहर की तरफ होगा। उसी तरह से ये आप देख रहे हैं, यह अधिक कोण त्रिभुज है आपका, देख रहे हैं ना, अधिक कोण त्रिभुज है, और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा यही हो जाएगा, DQ हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इसको भाग दे देंगे, किसको भाग देंगे, 2 में 1 से, यानी कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारा 5। तो क्या करना है हम लोग को, 5 में भाग दे देना है 4 से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE हो जाता है, और यहाँ 1/2 गुना EC गुना DQ बटे क्या हो गया, 1/2 गुना AE गुना DQ हो गया। DQ आपका कट गया, हाफ कट गया, तो ये आपका बच गया EC बटे AE बच गया। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, ये चीज़ मैं पहले लिखता हूँ, हम जानते हैं कि एक ही आधार है ना, एवं एक ही समांतर के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा सिचुएशन है, तो इस फिगर में देखिए कि यह जो DE, ये दोनों तो आपका समांतर है, तो एक ही समांतर के बीच हो गया। तो DEB और DEC जो है एक ही समांतर के बीच में है, और ये आधार DE के बीच में, DE पर है। तो इसीलिए इधर का जो ये त्रिभुज आपका देख रहे हैं, ये त्रिभुज, और इधर का जो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE जो है बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE से, है ना, भाग देने पर तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE को हमने भाग दे दिया एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE से, और राइट साइड में भी एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC को हमने भाग दे दिया एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE से। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है, DEC ADE, DEC ADE मिल रहा है। तो इसके बदले में हम लोग EC बटे AE लिख सकते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC बटे AE लिख सकते हैं। सेम यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर ठीक पहले मिला हुआ है, ये देख रहे हैं, ये मिल रहा है। तो ये आपका
डी बी बटे ए डी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी बटे ए डी लिख सकते हैं। अब इसको हम उल्टा देते हैं, तो उल्टाने का मतलब हो गया कि ए डी ऊपर चला गया और डी बी हमारा नीचे आ गया। उसके बाद ए ई हमारा ऊपर चला गया और ई सी जो है हमारा नीचे चला गया। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर हमको क्या करना था, यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। तो बच्चों इसको जो है आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। ये आपका पहला पेज हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका यह दूसरा पेज हो जाता है। तो इस दो पेज का यह इसलिए हो गया है कि इसको हमने डिटेल में बताया है ना। तो अगर आप समझ गए होंगे तो यह बहुत बड़ा नहीं है आपका, तो इसे आप ज़रूर ठीक तरह से याद कर लेंगे। तो इसके बाद जो है आप लोगों का प्रमेय 6.2 है, इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो ये प्रमेय जो है आपका क्या है, विलोम है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। यानी कि 6.1 जो प्रमेय आपने पढ़ा, इस प्रमेय का विलोम है। विलोम कहने का मतलब क्या होता है, विलोम कहने का मतलब होता है कि एक बात को सीधा कहा गया और उसी बात को जब हम उल्टा कहते हैं लेकिन बात वही होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग विलोम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे कहा गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि कोई एक रेखा जो है आपका त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये आपका ई ले लेते हैं और ये आपका एफ ले लेते हैं, तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो कहता है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यह जो रेखा होगी यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में है ना, ई एफ जो है, ई एफ समांतर रेखा है और क्या है हमको, और ये है ए ई बटे ई बी, ए एफ बटे एफ सी। तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि यह जो आपका ई एफ है ये समांतर हो जाएगा आपका बी सी के, ये समांतर हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग प्रूव करने के लिए विरोधाभास का सहारा लेते हैं। कैसे कि यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये समांतर है। अब यदि ऐसा कह लें कि यदि संभव हो, इसको प्रूव करते हैं कि यदि संभव हो माना कि यह जो है ई एफ जो है समांतर नहीं हो किसके, बीसी के समांतर नहीं हो, तो इस स्थिति है ना, तो इस स्थिति में एक दूसरा रेखा हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, ई एफ डैश लेते हैं, जो कि क्या होता है, बी सी के समांतर होता है। तो अब यहाँ पर आप याद कीजिए कि ये हम एक दूसरा रेखा लेते हैं इस तरह से, जो कि आपका ये ई एफ डैश देख रहे हैं, ई एफ डैश जो कि बी सी के समांतर है। अगर ये रेखा बी सी के समांतर हो जाएगा तो यहाँ पर ये किस पे चला जाएगा, थेल्स प्रमेय पे चला जाएगा। थेल्स प्रमेय यही न कहता है कि यदि हम किसी त्रिभुज में समांतर रेखा एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर तो समांतर रेखा खींचा गया, अगर ई एफ डैश हम लिए हैं नया, तो इसका मतलब वैसा ही ई एफ डैश लिए हैं जो कि बी सी के क्या हो, समांतर हो।
तो इस स्थिति में थेल्स प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को तो लिख सकते हैं, ए बटा ई बी अब बराबर क्या हो जाएगा आपका ए एफ डैश, देख रहे हैं, ए एफ डैश बटा एफ डैश और ये सी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट साइड में ए ई बटा ई बी है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में ए ई बटा ई बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ बटा एफ सी बराबर ए एफ डैश बटा एफ डैश सी हो जाएगा ये आपका। अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों साइड जो है हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 ऐड करेंगे, ए एफ बाय एफ सी बरा प्लस 1 ऐड कर दिए और ए एफ डैश बटा एफ डैश सी प्लस 1 कर दिए। तो ये देखिए एफ सी इसका एलसीएम हो जाएगा और ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए एफ डैश प्लस एफ डैश सी बटा एफ डैश सी हो जाएगा ये आपका, है ना। चूँकि एफ डैश सी यहाँ पर एलसीएम होगा, देखिए यहाँ पर ये एफ डैश सी एलसीएम हुआ तो यहाँ पर 1/1 है, तो यह एफ डैश सी यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए एफ प्लस एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी जो है यह ए सी के बराबर है। किसके बराबर है, यह आपका ए सी बटा एफ सी हो गया। और ए एफ डैश जोड़ एफ डैश सी, देखिए ए एफ डैश जोड़ एफ डैश सी जो है यह भी आपका ए सी के बराबर है, तो यहाँ भी हो गया ए सी। तो यहाँ से ए सी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, एफ सी बटा एफ सी बराबर एफ डैश सी, यानी कि ये एफ सी और ये एफ डैश सी दोनों बराबर ये बोल रहा है। और हम क्या माने हुए हैं कि एफ और एफ डैश जो है अलग पॉइंट है, और ये कह रहा है कि अगर आप सी से ये दूरी नापते हैं या ये दूरी नापते हैं दोनों बराबर होगा। तो बराबर तभी न होगा जब ये एफ डैश और एफ जो है एक ही पॉइंट पर होगा, तभी बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अतः जो है यह तभी संभव है, यह तभी संभव है ना, संभव है जबकि यह एफ तथा एफ डैश जो है कैसा हो, संपाती हो। अब जो हम माने हुए हैं कि यह दूसरी रेखा है, तो हमारी मान्यता क्या हो गई, ये गलत हो गई। तो अतः हम लिख देंगे कि हमारी मान्यता जो है कैसी है, गलत है। ओके, जब हमारी मान्यता ही गलत हो गई तो हम भैया किसको कहेंगे सही, तो इसी को सही मान लेंगे अंतिम में। तो यही इसका प्रूफ करने का तरीका है। और हम अंत में कह देंगे कि अतः तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, तीसरी भुजा के क्या है भैया, समांतर है, समांतर होती है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों इसको आप लोग जो है अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। एक बार इसका चाहे तो आप इस स्क्रीन को रोक कर इसको आप उतार सकते हैं। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, है ना। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ लास्ट तक आप लोग उतार लीजिए।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को बनाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद।